हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश दुबे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वाईफाई क्लास में। दोस्तों, आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है अंग्रेज़ों की भारत विजय, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी भारत पर जो है विजय कैसे हुई, उसकी सारी कहानी को जो है आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज जो है हमारे इस चैप्टर में जो है अंग्रेज़ों की भारत विजय में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, आप इसको ध्यान से देखें। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष। तो जो विदेशी कंपनी जो आई थी हमारे देश में, जितने यूरोपीय कंट्री आई थी उनका आपस में ही संघर्ष होता है। जैसे हम लोग पहले अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जो है युद्ध देखेंगे। 3 युद्ध हुए थे जो कि कर्नाटक युद्ध के रूप में हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसको हम देखेंगे पूरा। दूसरा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के युद्ध में फ्रांसीसियों की कैसी असफलता हुई और अंग्रेज कैसे जीत गए, हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तीसरा टॉपिक जो है, टिक लगा देता हूँ मैं। तीसरा टॉपिक जो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण। अंग्रेज कैसे बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं उसको हम देखेंगे। चौथा टॉपिक हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्लासी के युद्ध का हम पूरा विश्लेषण करेंगे और प्लासी के युद्ध का परिणाम और महत्व, परिणाम एवं महत्व हम दोनों को अच्छे से समझेंगे। पांचवा टॉपिक जो है हम इसमें कवर करेंगे अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम का नवाब बनना, इसको कवर करेंगे। छठवां टॉपिक हम कवर करेंगे मीर कासिम और कंपनी के बीच क्या होता है, किस तरह से हस्तक्षेप होता है, किस तरह से शासन चलता है बंगाल में, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बक्सर की युद्ध देखेंगे, फिर बक्सर की युद्ध के परिणाम एवं और उसका महत्व, इसको हम सारा कवर करेंगे। फिर उसके बाद आठवां टॉपिक हम कवर करेंगे इसी चैप्टर का 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें दो संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि, इसको हम पूरा देखेंगे। फिर नौवां टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बंगाल में द्वैत शासन, द्वैत शासन का प्रभाव भी देखेंगे साथ में हम। और आखिरी में जो है ये दो टॉपिक और देखेंगे, बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर, जो बंगाल में जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनके बारे में हम पूरा देखेंगे, कौन कौन थे, क्या क्या उन्होंने कार्य किया। और आखिरी टॉपिक इसमें बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में अंग्रेज। तो ये सारे चीज़ों को जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इसके पहले हमने जो है 2 चैप्टर कवर किया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें। पहला चैप्टर हमने कवर किया था 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, जिसमें सारे स्टेट जो है हम लोग 18वीं शताब्दी में किस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, उनकी स्थिति को हमने पूरा जाना था स्टोरी के रूप में। और दूसरा चैप्टर हमने कवर किया था भारत में यूरोपियों का आगमन। और आज जो है हम देख रहे हैं अंग्रेजों की भारत विजय, कैसे अंग्रेज जो है पूरे भारत को जीत लेते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक हैं दोस्तों, इसको तो हम कवर करेंगे ही, इसके अलावा और भी 6-7 जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इसी चैप्टर में है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस वजह से जो है इन चीज़ों को जो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे उसमें बाकी रह जाएगा मैसूर, मैसूर जो है उसके जो युद्ध हुए, आंग्लो मैसूर युद्ध हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 2 हैदर अली के साथ अंग्रेजों का हुआ, फिर टीपू सुल्तान के साथ जो है 2 युद्ध हुए, उसको हम सारा कवर करेंगे। अंग्रेजों और मैसूर युद्ध को पूरा 4 युद्ध हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था अंग्रेज और मराठों का युद्ध, अंग्रेज और मराठों का युद्ध हम कवर करेंगे। इसमें भी जो है 3 युद्ध हुए थे मराठों और अंग्रेजों के बीच, हम पूरा चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, स्टोरी की तरह आपको कहानी की तरह बताएंगे। आप ध्यान से इसको सुनते रहिए, उसमें हम पिंडारी भी कवर करेंगे। उसके बाद अंग्रेज और सिखों का युद्ध हुआ था, इसको भी हम कवर करेंगे। 2 सिख युद्ध हुए थे, अंग्रेज और सिख युद्ध 2 हुए थे, उसको हम कवर करेंगे। रणजीत सिंह को कवर करेंगे और अन्य युद्ध और संधियां भी कवर करेंगे, जैसे अंग्रेज और नेपाल का युद्ध हुआ था, अंग्रेज बर्मा युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध जिसको कहते हैं, आंग्ल अफगान युद्ध,
सिंध अभियान। तो इस चैप्टर में और भी ये टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है। इस वजह से हमने इस चैप्टर को 2 वीडियो में बांट दिया है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में कवर करा रहा हूँ, जिससे आपका जो है समय की बहुत बचत हो और स्टोरी की तरह सारी चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों जो है, हमारी वीडियो को आप कोई ध्यान से सुनना है, कान में लीड लगा ले और सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि सारी चीज़ों पॉइंट को मैं यहाँ लिख नहीं सकता। आपको स्टोरी की तरह बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा और एग्जाम में जो फैक्ट आएंगे उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी जो है टारगेट ऑडियंस जो है, जिनको इस वीडियो का लाभ मिलेगा, वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग, जिनको वो प्री और मेंस जीएस का पेपर भी कवर होगा, जीएस पेपर फर्स्ट। एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनको भी लाभ होगा। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीपीओ, यूजीसी नेट, रेलवे तथा यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं तथा 6 से 12 क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं और पहले ही सारा सिलेबस अपना तैयार कर लेना चाहते हैं अच्छे से स्टोरी से, बिना किताब के पढ़े, तो इस वीडियो को वो देख सकते हैं, इस कोर्स को वो देख सकते हैं। और वे लोग भी देख सकते हैं जिन्हें भारत के इतिहास की सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को हमने कवर जो किया है, उसमें हमने एनसीईआरटी का सहयोग लिया है, स्पेक्ट्रम किताब का जो है आधुनिक भारत को हमने कवर किया है, और अपने जो है सिविल सर्विस नोट्स को मैंने तीनों को मिला के इस चैप्टर को और इस पूरे कोर्स को हमने तैयार किया है। तो इस कोर्स को आप पूरा एकदम ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो है हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके पास संसाधन की कमी है, उनको ये फ्री में सेवा मिल सके। तो चलिए आइए समय न गवाते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजों की जो भारत की विजय हुई थी, उन्होंने पूरे देश पर जीत हासिल कर लिया था, पूरा शासन किया। तो उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने विजय हासिल किया पूरे देश पर। तो बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश व फ्रांसीसी भारत आए। प्रारंभ में ये कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार एकाधिकार प्राप्त करती थी। समय के साथ इन व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राज्यों की आपसी जलन की भावना, ईर्ष्या और धन का लालच, इसको लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। 18वीं शताब्दी तक एक ओर जहां मुगल शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे बड़े राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ। आपस में ही चारों पांचों ने युद्ध किया। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो अब हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष। तो असल में जो यूरोपीय कंपनियों के बीच में युद्ध हुआ, तो पहला युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष चला, जिसको हम जानते हैं। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई, वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं, जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार थे। अंततः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था।
इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। तो आइए पहला जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से लेकर 1748, 1746 से लेकर 1748 तक चली। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ बुडोने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्स लॉस शैपेल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्स लॉस शैपेल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, ये दूसरा देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। 1749 टू 1754 के बीच हुआ। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो हैदराबाद था, तो निजामुल मुल्क जो कि हैदराबाद के संस्थापक थे, कि 1748 में मृत्यु के बाद उनके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आजाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया। 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मुसलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफानगर, चिरकाल, राजमुंद्री, एलोर प्रदान किया गया। ध्यान योग्य है कि
इसके पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए आरकाट के किले को घेर लिया। तो ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए थे क्लाइव। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और जब त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया वे अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तो इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त और तीसरा कर्नाटक युद्ध अब हम जानते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 1763 तक लड़ी गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुई। सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यह जो युद्ध है सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंध पर पड़ा। इस सेंटेंस को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस लाइन को। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुई। सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था यह। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंध पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तो हम तृतीय कर्नाटक युद्ध देख रहे हैं। तो 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में हुआ 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं जिजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में पेरिस के संधि से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, पर अब वे फ्रांसीसी अपने फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के
विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के आगामी सर्वेसर्वा अंग्रेज ही होंगे। तो इस तरह से ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी खत्म हुआ, जिसमें जो है फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जो है जीत गए। तो दोस्तों जो है, अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था, अब हम इसको जानते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में हम जानते हैं किस तरह से जो है अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसियों की असफलता क्या कारण था। तो फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। तो दोस्तों फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, वो राजकीय संरक्षण से चलती थी, और जो ब्रिटिश कंपनी जो अंग्रेज थे वो गैर सरकारी संस्था थी, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। तो फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बंबई और मद्रास था। वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा। डुप्ले की वापसी, बूडोनों में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली का अति आक्रामकता जैसे कारक पतन का कारण बना। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। तो हमने जो है अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण भी जान लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल पे अधिग्रहण, किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल को भी जीत लिया और अपने अपने जो है शासन करने लगे। आइए देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं अंग्रेजों का बंगाल पर अधिग्रहण। तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1757 से लेके 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हुई। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अधिकारी उसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर ना चुकाने के लिए करने लगे। अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर ना चुकाने के लिए करने लगे। इससे नवाब को राजस्व हानि हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भगाने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक एक घटना 20 जून 1756 का उल्लेख मिलता है, जिसे हॉलवेल ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिनमें महज 23 ही जिंदा बच सके। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया।
क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। अंत में सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता के किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं ढूल मूल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला के मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान एवं अमी चंद, ये सब मिले हुए थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्र में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की भूमिका अहम थी। तो इस तरह से अंग्रेजों का बंगाल अधिग्रहण हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लासी का युद्ध। तो इसी के बाद दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है, तो इसको आप ध्यान से सुने। तो प्लासी का युद्ध हम जानते हैं कि 23 जून 1757 में हुआ। तो प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नियति को तय कर दिया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अंततः युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, यह एक विश्वासघात था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। अब हम जानते हैं प्लासी के युद्ध का परिणाम और उसका महत्व। तो प्लासी के युद्ध का जो परिणाम और महत्व जो है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां नृप निर्माता, जिसको हम किंग मेकर कहते हैं, राजा को बनाने की शक्ति, इसको कहा जाता है, की भूमिका अदा की। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई। अब वही जो है जिसको चाह रही थी उसको राजा बना रही थी, इसी को किंग मेकर कहा गया। तो प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया ही, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी खजाने के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध भी दोस्तों समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम का नवाब बनना। अंग्रेज मीर कासिम को नवाब बनाते हैं मीर जाफर के बाद। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था,
लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसीटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। 1760 की क्रांति को की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। तो आइए जानते हैं कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच की साठगांठ और उससे क्या लाभ होता है अंग्रेजों को। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मीर कासिम और कंपनी अंग्रेज। तो मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप तथा बंदूक का कारखाना स्थापित किया व वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया गया। सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जामा लगाया गया, जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउदौला से शरण मांगी। स्मरणीय हो, अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर, पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर, तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ। तो इस तरह से दोस्तों बक्सर की युद्ध की नींव पड़ चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बक्सर का युद्ध जो है इसको कवर करेंगे। आइए बक्सर के युद्ध को जानते हैं। तो दोस्तों हमारे बातों को आप ध्यान से सुनिए, मन को शांत करके। 1 से 2 से 3 बार आप किसी एग्जाम को देने जाएं, जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको 95% क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से अगर कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में 95% क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप कर जाएंगे आसानी से। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सोशल साइट पे शेयर करिए, जो भी आप सोशल साइट का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है हमारे गरीब भाई बहन को भी जो है फ्री में सारे नोट्स प्रोवाइड हो सके, उनका पैसा बर्बाद ना हो। तो मदद दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं जो ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके इस वीडियो को। तो चलिए ये शुरू करते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में शुरू हुआ था, 1764 में शुरू हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में सुजाउदौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब सुजाउदौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। तो
अब हम जो है बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व को देखते हैं। बक्सर के युद्ध के अंतर्गत बक्सर के युद्ध का परिणाम जानते हैं और उसका महत्व समझते हैं। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों के विश्वासघात का परिणाम था। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 1765 में इलाहाबाद की संधि। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। तो आइए देखते हैं। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हेतु रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भेजा गया था उसको। उसने ही जो है ये इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों दो चरणों में था, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में देखिए क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या 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 शर्तें रखी। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में दोस्तों यही दो चीज थी। और अब हम देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। प्रथम संधि 12 अगस्त को हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त को हुई थी। तो द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में देखते हैं क्या क्या हुआ। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। तो इस तरह से दोस्तों इलाहाबाद की संधि का शर्त रखा गया और इसको हिंदुस्तानियों को करना पड़ा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा इलाहाबाद का संधि भी जो है क्लियर हो चुका है। अब हम 9वां टॉपिक जो है इसमें बंगाल में द्वैध शासन को कवर करेंगे। तो हमारा 9वां टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन को हम देखेंगे और द्वैध शासन का प्रभाव देखेंगे। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 के बीच लागू हुआ। 1765 से लेके 1772 के बीच बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। तो 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनाने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायाब सूबेदार नियुक्त करेगी। कंपनी ने नायाब दीवान और नायाब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों दोनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी को इतिहास में द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था।
इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, उसमें राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। तो इस तरह से बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। तो आइए इसका जो है बंगाल में जो द्वैत शासन है उसका प्रभाव देख लेते हैं, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो प्रभाव दोस्तों ये है कि प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765 से लेकर 1772 बंगाल के लिए अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिसने प्रशासनिक व आर्थिक संरचना को ही तोड़कर रख दिया। चूंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, अतः भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण कृषि एवं कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ने से जान माल की बड़े स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर काटियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। तो ये भी टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन और द्वैत शासन का प्रभाव। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 10 जो है बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर। तो दोस्तों बंगाल में जो ब्रिटिश गवर्नर जो हैं, जो 4 ब्रिटिश गवर्नर हैं, उनका सीक्वेंस एक बार हम लोग ध्यान कर लेते हैं, जिससे आपको मोटा मोटा आपका समझ उस पर आ जाएगा। जो क्लाइव था वो 1757 से लेके 1760 तक वो यहाँ बंगाल में था। और क्लाइव जैसा हमने पढ़ा कि 2 बार ये भारत में आया और ये ब्रिटिश गवर्नर बना बंगाल का। तो पहला तो 1757 से 1760 के बीच रहा, 1757 से 1760 के बीच। और दूसरी बार वो आया 1765 से लेके 1767, 1765 से 1767 तक वो ब्रिटिश गवर्नर रहा बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। अब हम वेंसी टाट, उसके बाद वेंसी टाट जो कि 1760 से लेकर 1765 तक रहा बंगाल का गवर्नर। उसके बाद वेलेस्ट 1767 से लेकर 1769, और उसके बाद कार्टियर 1769 से 1772 तक वो बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर था। तो इस तरह से जो है अब हम 11वां टॉपिक देखते हैं, बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी। तो दोस्तों अब जो है बंगाल पर पूरा शासन अब अंग्रेजों का हो गया। आइए जानते हैं हम। तो 1772 में अब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1772 में अब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। तब तक क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अंततः हेस्टिंग ने द्वैत शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो दोस्तों हमने पूरा जो है बंगाल भी कवर कर लिया, और जो है अब हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो है आपसे हम जो है 2 क्वेश्चन पूछेंगे। आप अगर रिप्लाई कर पाते हैं तो समझिए कि आपका जो है इस चैप्टर को आपने ध्यान से सुना है। और भी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आगे का जो टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये तीनों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी भी इसमें 7-8 टॉपिक है। चलिए 2 क्वेश्चन का अब जवाब दीजिए आप, अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को ध्यान से आपने सुना है तो। पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह किस मैदान पर हुआ था, किस स्टेट में वो मैदान है प्लासी का युद्ध का? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसमें से एक राज्य जो है आप आंसर बताएं कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। मतलब अंग्रेजों को किस युद्ध ने भारत में संस्थापित किया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप हमको कमेंट में इसका जवाब बताएं जरूर से, मैं उसको चेक करूंगा। और इसके पहले जो वीडियो में जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया था यूरोपियों का आगमन, उसमें आपसे जो है 3 क्वेश्चन किए गए थे, मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था पहला, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो इसका जवाब जो है दोस्तों जहांगीर है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो इसका आंसर है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और तीसरा क्वेश्चन था, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो इसका जो आंसर है वो अकबर है। तो आप इसको जो है मैच कर लीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपने अच्छे से मेरी बातों को सुना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा पहला वीडियो तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाकी के टॉपिक इस लेसन के बचे हैं मैं कवर करूंगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है, बेल घंटी, उसको ज़रूर दबा लें, जिससे जो है अब मैं वीडियो डालूंगा तो आप हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। और आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसका